नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। कहते हैं ना कि दुनिया के कोई भी माता पिता हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो अपने बच्चों का काफी लाड़ प्यार से परवरिश ही नहीं करता, बल्कि उन्हें हर आने वाले आफत से बचा करके भी रखता है। लेकिन वही बच्चे जब अपने जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, तो उन्हें अपने ही माता पिता दुश्मन नजर आने लगते हैं। आज की जो सच्ची घटना में एक लड़की अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने ही माता पिता के सामने जो है इस तरह के जिद पे अड़ जाती है, जिसके कारण से दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई लोगों को पता चलता है, तो सच में लोगों को यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ भी नहीं लगता इसमें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये घटना होती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली, और इसी बरेली जिला का एक थाना लगता है इज्जतनगर, और इसी उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है दोहरा, और इसी दोहरा गांव के रहने वाला शिवपाल, और शिवपाल की पत्नी का नाम होता है मीनू। शिवपाल के टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम सुनीता होता है, जिसका उम्र 24 वर्ष, और बेटे का नाम नेत्रपाल होता है। अब नेत्रपाल जिसकी उम्र होती है करीब करीब 23 वर्ष के आसपास। शिवपाल जो मेहनत मजदूरी का काम किया करता है, लेकिन इतना भी पैसा वो नहीं कमा पाता जिससे उसके परिवार के सही तरीके से गुजारा हो सके। इधर शिवपाल की पत्नी जब मीना अपने घर की माली स्थिति को देखती है, अपना कदम घर से बाहर निकाल लेती है, और अपने बेटे के साथ वो मिल करके अपने ही गांव के बगल वाला गांव लालपुर गांव के भीतर नर्सरी का बिजनेस शुरू कर देती है। जैसे ही वो बिजनेस शुरू होता है, ठीक ठाक पैसे भी वो कमाने लगते हैं। बिजनेस शुरुआत किए हुए करीब 6 महीने भी नहीं बीते थे कि 26 जनवरी 2024 के सुबह सुबह हर रोज की तरह मीना अपने बेटे नेत्रपाल के साथ जब नर्सरी में कुछ काम करने के लिए जाती है, तो शाम के समय दोनों समय पे घर नहीं लौट पाते हैं। अब समय पे वो जब घर दोनों नहीं लौटते हैं, मीना की बेटी सुनीता अपने भाई के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन अब नेत्रपाल का नंबर जो है स्विच ऑफ बताने लगता है। अब बार बार फोन करने के बावजूद भी जब नेत्रपाल का नंबर नहीं लगता है, सुनीता अपने पिता से बोलती है कि जा करके आप देखिए कि माँ और भाई अभी तक घर वापस क्यों नहीं लौटे। इसीलिए शिवपाल अपनी पत्नी और बेटा को ढूंढते हुए लालपुर गांव के नर्सरी में चला जाता है। लेकिन शिवपाल जैसे ही नर्सरी में वो पहुंचता है, वहां का नजारा देख वो काफी जोर जोर से चीखता चिल्लाता है। दरअसल उसी नर्सरी के भीतर मीना और उसके बेटे नेत्रपाल की लाश पड़ा होता है। अब शायद किसी ने ये दोनों के सर में गोली मार दिया था। शिवपाल जैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू करता है, शिवपाल की आवाज सुन करके वहां पर धीरे धीरे आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जाती है। इधर पुलिस वालों को जैसे इस तरह की खबर मिलती है, पुलिस उसी रात को अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पे पहुंच जाती है। पुलिस सबसे पहले दोनों की लाश को चेक करती है, तो पता चलता है कि दोनों के सर पे एक एक गोली मारी गई है। क्योंकि उस दिन 26 जनवरी था, पूरे उत्तर प्रदेश और बरेली के भीतर भी पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर पैनी रखी हुई थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अपराधियों ने इसी दिन का चुनाव क्यों किया था। पुलिस सबसे पहले दोनों की लाश को अपने साथ कब्जे में ले लेती है, और फिर उनको जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर शिवपाल के ही कहने पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है। फिर इस केस की जांच में जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले शिवपाल से पूछताछ करती है इस मामले में कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी पत्नी और बेटे की हत्या कौन कर सकता है, क्या किसी के साथ तुम्हारा कोई आपसी दुश्मनी है। इस पर शिवपाल पुलिस वालों को बताता है, साहब हम लोग काफी गरीब परिवार से हैं, हमारा भला किसी के साथ कोई दुश्मनी क्या हो सकती है। पुलिस अपनी तमाम प्रयास कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है, मीना और उसके बेटे का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के भीतर लिखा होता है कि दोनों की हत्या गोली मार करके नहीं की गई, बल्कि दोनों के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था। पुलिस को जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है, पुलिस भी अब काफी तेजी से हरकत में आ जाती है। पुलिस फिर से शिवपाल के घर पे जाती है और उसकी पत्नी सुनीता से पूछताछ करती है। अब सुनीता पुलिस वालों को बताती है कि साहब मुझे शक है कि मेरी माँ और भाई की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे जिससे जो शादी लगी हुई है उसी ने किया है। दरअसल सुनीता की शादी जो है मनीष पाल से तय हुई थी, जो मीरगंज का रहने वाला होता है।
जो पंजाब के भीतर रह करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सुनीता जैसे इस तरह की बात पुलिस वालों को बताती है। अब पुलिस सुनीता से ही मनीष का मोबाइल नंबर मांग लेती है और जैसे मोबाइल नंबर लेकर के पुलिस वाले मनीष से बातचीत करते हैं, सुनीता की माँ और सुनीता के भाई की हत्या के बारे में जब मनीष से पूछा जाता है तो मनीष पुलिस वालों को बताता है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं कि सुनीता की माँ और उसके भाई की हत्या हो गई है। दरअसल मैं पंजाब में मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मनीष जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है तो पुलिस को भी लगता है कि शायद मनीष सच ही बोल रहा है, क्योंकि सुनीता ने पुलिस वालों को बता दिया था कि वो मनीष से शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मनीष ने उसकी माँ और उसके भाई की हत्या कर दिया। पुलिस को ऐसा लगता है कि मात्र इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के मनीष सुनीता की माँ और उसके भाई की हत्या नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तसल्ली करने के लिए, संतुष्ट होने के लिए मनीष के नंबर का कॉल डिटेल्स और उसका लोकेशन ट्रेस करती है। तो पता चलता है जिस समय सुनीता की माँ और उसकी भाई की हत्या हुई थी उस समय मनीष का लोकेशन जो है पंजाब का ही दिखाई देता है। अब पुलिस को जब अपराधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है तो पुलिस अब अपने खबरियों को काम पे लगा देती है। तभी एक खबरी कुछ दिन बाद थाने में पहुंचता है और कहता है साहब सुनीता का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। मुझे ये बात तो नहीं पता कि शायद उसके प्रेमी ने उसकी माँ और भाई की हत्या किया है, लेकिन सुनीता जो है अपने प्रेमी से ही शादी करने के लिए मनीष से शादी करने के से इनकार की थी। अब खबरी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को थाने आकर के कहता है, पुलिस खबरी के कहने पे सुनीता का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है तो आखिरकार सुनीता के कॉल डिटेल्स में ऐसा नंबर था जिसपे सुनीता करीब 5-6 घंटे रोजाना बातचीत करती थी। अब पुलिस वाले जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाते हैं तो पता चलता है वो नंबर किसी राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। अब राशिद जो राजपुरा माफी गांव का रहने वाला होता है। जैसे पुलिस वालों को इस तरह का डिटेल्स मिलता है पुलिस राशिद के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन राशिद फोन ही नहीं उठाता है। अब पुलिस जब राशिद के घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि राशिद अपना घर छोड़ करके भाग चुका है। अब जिससे पुलिस को भी कहीं ना कहीं राशिद के ऊपर ही गहरा शक हो जाता है। अब इसीलिए पुलिस अब राशिद को अपने साथ गिरफ्तार करने के लिए उसके मोबाइल को सर्विलांस पे डाल देती है। अब जैसे ही राशिद का लोकेशन पुलिस को मिल जाती है, पुलिस उस लोकेशन से राशिद को अपने साथ गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब राशिद को गिरफ्तार कर थाने लाती है तो राशिद जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है तो पुलिस वालों को देख करके वो काफी डरता है, काफी थरथराता है। पुलिस राशिद से एक सवाल पूछती है, क्या तुमने सुनीता की माँ और उसके भाई की हत्या क्यों किया? पुलिस जैसे इस तरह के सवाल राशिद से करती है, राशिद भी बिना किसी पुलिस के शक्ति दबाव से ही अपनी सच्चाई को पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। पुलिस राशिद वालों को कहता है, राशिद पुलिस वालों को बताता है कि साहब हम दोनों को मारना नहीं चाहते थे, दोनों मेरे सामने इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि मेरे सामने मारने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन पुलिस के सामने जब राशिद पूरी कहानी इस हत्या के बारे में बताता है तो इस हर कोई चौंक जाता है। करीब कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब 6 वर्ष पहले। राशिद जो अपने ही गांव में राजमिस्त्री का काम करता है, एक दिन राशिद गांव में राजमिस्त्री का काम करने के लिए शिवपाल के घर पे जाता है और पहली बार सुनीता को वहां देखता है। पहली नजर में राशिद उससे प्यार कर बैठता है। राशिद को जब सुनीता भी देखती है तो सुनीता को भी कहीं ना कहीं राशिद पसंद आ जाती है। अब जैसे राशिद और सुनीता के बीच में दोनों में आपस में बातचीत होती है तो धीरे धीरे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्यार मोहब्बत होती है, दोनों एक दूसरे से फोन पे बातचीत ही घंटों नहीं करते, बल्कि जब भी कभी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते। लेकिन दोनों में इतना ज्यादा गहरा प्यार हो जाता है कि आखिरकार इन दोनों व्यक्ति शादी करने का फैसला कर लेते। लेकिन दोनों को पता था कि शादी की मंजूरी दोनों के घर परिवार वाले किसी हाल में नहीं देंगे। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी जो है सुनीता के साथ साथ राशिद के घर परिवार वालों को भी पता चल जाता है। अब राशिद के घर परिवार वालों को जब इस तरह की बात पता चलता है कि राशिद का किसी गैर जाति के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग शुरू है, तो इस तरह से राशिद के घर वाले भी डर जाते हैं। फिर आनंद फाने में अपने बेटे की, अपनी जाति समुदाय के, अपनी बिरादरी के एक लड़की से शादी कर देते हैं। हालांकि ये शादी राशिद के पसंद से नहीं होती है, राशिद शादी तो कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता से वो बातचीत करना बंद नहीं करता है। इधर सुनीता के घर परिवार वालों को जब पता चलता है कि उसकी बच्ची का राशिद के साथ में प्रेम प्रसंग हो गया है, प्यार हो गया है, सुनीता के घर के परिवार वाले लोग जो होते हैं सुनीता की शादी कराने के लिए कई जगह पे रिश्ते की तलाश करते हैं, लेकिन सुनीता शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर राशिद शादी करने के बाद भी सुनीता से लगातार बातचीत करता है।
एक दिन जब सुनीता से वो फोन पर बातचीत करता है, सुनीता से फिर से वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुनीता कहती है कि मेरे घर परिवार वाले दूसरी जाति समुदाय में किसी भी हाल में शादी नहीं होने देंगे। इस पर राशिद कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना धर्म ही बदल लूंगा। सुनीता बोलती है कि अगर तुम्हारी तो ऑलरेडी शादी हो गई है और तुम्हारी एक कुछ 3-4 महीने की एक बच्ची भी है, तो राशिद बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को भी छोड़ सकता हूँ। जैसे इस तरह की बातें सुनीता के सामने राशिद बोलता है, सुनीता भी राशिद से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसी बीच सुनीता के घर परिवार वाले उसकी शादी मनीष से तय कर देते हैं। अब मनीष से जब सुनीता की शादी तय हो जाती है, इस बात की खबर सुनीता राशिद को दे देती है। राशिद मनीष के नंबर पे कॉल करता है और उसके ऊपर दबाव बनाता है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। इधर मनीष को जब इस तरह की बातें पता चलता है कि सुनीता ऑलरेडी किसी दूसरे से प्यार करती, तो मनीष को भी नहीं समझ में आता है आखिरकार वो फिर करे तो करे क्या। इधर जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आनी शुरू होती है, अब राशिद एकदम से परेशान होने लगता है। लेकिन परेशानी में जब सुनीता के नंबर पर राशिद कॉल करता है, तो सुनीता कहती है अब तुम्हारे सामने मात्र एक ही विकल्प है कि तुम मेरे घर आ जाओ और आकर के मेरे परिवार वालों से तुम बातचीत करो। लेकिन राशिद सुनीता के घर भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी सुनीता कहती है कि मेरी माँ और भाई हर रोज जो है नर्सरी में काम करने के लिए जाती है। अगर तुम मेरे घर पे नहीं आ सकते हो तो तुम वहां नर्सरी में जाकर के उससे बातचीत कर सकते हो। जैसे इस तरह की बातें सुनीता कहती है, राशिद को भी लगता है कि ये रास्ता बहुत ठीक है। 26 जनवरी 2024 को हर रोज की तरह सुनीता की माँ और उसका भाई नेत्रपाल जब नर्सरी में काम करने के लिए जाते हैं, शाम के समय राशिद भी उन दोनों से बातचीत करने के लिए उस नर्सरी में पहुंच जाता है। अब जाकर के सुनीता की माँ और उसके भाई नेत्रपाल से सुनीता की से शादी करने की बात प्रपोजल रखता है। लेकिन जैसे इस तरह की बातें राशिद बोलता है, नेत्रपाल इस बात पर काफी गुस्से में आ जाता है और इसी बात को लेकर के नेत्रपाल और राशिद के बीच में काफी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अब लड़ाई झगड़े जब शुरू होते हैं दोनों के बीच में, तो नेत्रपाल राशिद के ऊपर भारी पड़ जाता है। इसीलिए राशिद अब अपने आप को बचाने के लिए नेत्रपाल अपने साथ जो हथौड़ा लेकर के काम करने गया हुआ था, उस हथौड़ा को उठा लेता है और उसी हथौड़े से नेत्रपाल के सर पे काफी जोर से हमला कर देता है, जिसके कारण से नेत्रपाल की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन मीना जब अपने बेटे को मृत अवस्था में देखती है, वो काफी गुस्से में आ जाती है और चीखते चिल्लाते हुए पीछे से राशिद को पकड़ लेती है और इतने जोर से राशिद को पकड़ लेते कि आखिरकार मीना के नाखूनों का निशान जो है, राशिद के शरीर पे भी कई नाखून के निशान होते हैं। जब राशिद को जब काफी देर दर्द होने लगता है, तो उसी हथौड़े से मीना के सर पे भी वार कर देता है राशिद। उसी कारण से मीना की भी मौत उसी जगह हो जाती है। इसके बाद हथौड़े को वहीं पे वो छुपा देता है, नेत्रपाल का मोबाइल लेकर के वो स्विच ऑफ कर देता है और उसको भी झाड़ियों में छिपा देता है। उसके बाद से राशिद अपने घर चला जाता है। इस बात की जानकारी सुनीता को भी नहीं देता है वो, और फिर अपना घर छोड़ करके वो मौके से भाग जाता है। लेकिन सच में जब राशिद ये पूरी कहानी पुलिस वालों को अपनी ही जुबानी सुनाता है, तो पुलिस राशिद के कहने पे अपने साथ गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से उसको कोर्ट जेल भेज देती है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, नहीं आपको केवल जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए जय हिंद।